बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। phenomena of spontaneous emission of invisible radiations from unstable nuclei is known as radioactivity. And the elements which shows the phenomena of radioactivity are known as radioactive elements. तो ये आपका डेफिनेशन हुआ रेडियो एक्टिविटी का। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक ऐसी घटना जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली, अब एक टर्म आया अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो सारे एलिमेंट के न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी डिसाइड होती है वो N/P रेशियो के टर्म्स में होती है। N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। तो N/P रेशियो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है। न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है, तो फिर वो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी की फेनोमेना को शो करता है, राइट। और जब कोई न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी की फेनोमेना को शो करता है तो उससे स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल रेडिएशंस बाहर आते हैं। वो जो रेडिएशंस बाहर आते वो आते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन, लाइक सो, राइट। तो यही रेडियो एक्टिविटी है, फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस, अदृश्य विकिरण जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो phenomena of spontaneous emission of invisible radiations from unstable nuclei is known as radioactivity, and the elements which shows the phenomena of radioactivity are known as radioactive elements. Okay? अब आइए
कुछ पार्टिकल्स के बारे में हम लोग और बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात की है। ये तीनों एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। वैसे ही अब रेडियो एक्टिविटी के लिए आप अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, बीटा पार्टिकल की बात करेंगे, गामा रे की बात करेंगे या गामा पार्टिकल की बात करेंगे, पॉजिट्रॉन की बात करेंगे। तो इनको हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो आइए यहाँ पे लिखता हूं मैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा से डिनोट कर दिया, राइट। वो लिख दिया इट इज हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस को ही क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो एटम के न्यूक्लियस के बारे में आपने सीखा है। एटम के बारे में आपने ये जाना था कि एटम में दो पोर्शंस हुए। जो सेंट्रल पोर्शन हुआ दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन के बाहर वाला पोर्शन, उसको कहते थे सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। आपको क्या चाहिए? हीलियम का न्यूक्लियस। तो किसी एटम की न्यूक्लियस के लिए आप उस एटम के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लो। तो हीलियम न्यूक्लियस के लिए आप हीलियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे हीलियम एटम की रिप्रेजेंटेशन आपने देखा है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, यही हीलियम था। और चूंकि इसकी एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब हुआ कि हीलियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है। तो अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लीजिए, हीलियम -2e, तो आपका मिल गया He2+, He++, ये 2 बार पॉजिटिव साइन दे दिया, प्लस का साइन दे दिया, हीलियम 2+ आयन। अब इसमें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने थे? जब हीलियम एटम की आप बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 थी, राइट, बिकॉज इसकी एटॉमिक नंबर 2 है। अब यहां पे अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई? 0, क्योंकि आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। तो यही आपका क्या हो गया? हीलियम न्यूक्लियस। आपने निकाला क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला है। और एटॉमिक नंबर आप किसको बोलते? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो इसमें एटॉमिक नंबर तो 2 का 2 रह जाएगा और मास नंबर भी 4 का 4 रह जाएगा, राइट। तो यही आपका क्या हो गया? हीलियम न्यूक्लियस। और इसी को आप क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल, राइट। तो अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे भी समझ सकते हो और आसान तरीके से कि यह कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे ये 2 और 4 लिखा हुआ है, तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन हुआ और 2 न्यूट्रॉन हुआ। क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन की संख्या 2 हुई। मास नंबर 4 है तो मास नंबर बराबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 2 था, मास नंबर 4 है तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हुई। आपने देखा यहां कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कॉम्बिनेशन है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का। तो अब इसका अल्फा का रिप्रेजेंटेशन आप एक तो ये कर सकते हैं, अल्फा लिखना है तो आप He2+ लिख सकते हैं, 2 4, और अल्फा लिख सकते हैं 2 4, और सिंपली अल्फा भी लिख सकते हैं। तो आपने ये सीखा कि अल्फा पार्टिकल का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो ये हुआ, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। मतलब अल्फा पार्टिकल चार्ज हुआ +2 यूनिट, प्रोटॉन्स 2 हुआ, एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 2 प्रोटॉन्स पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
और मास क्या हो गया 4। तो अल्फा पार्टिकल आपको अब याद भी हो गया कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और मास क्या हो गया 4, राइट। अब जब किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन होगा तो चेंज क्या होगा वहां, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स कोई एटम है, उसकी एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए कह दिया आपने, कैपिटल ए से मास नंबर को डिनोट करते थे। तो एक्स कोई एटम है, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। अब यहां लिख दिया अल्फा इमिशन, इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, एक्स के न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला और ये एक्स कन्वर्ट हुआ वाई में। तो अब हम जानना चाहते हैं कि वाई की एटॉमिक नंबर क्या होगी और वाई की मास नंबर क्या होगी। निकाला क्या है आपने, अल्फा को, और अल्फा की एटॉमिक नंबर कितनी थी 2। तो अब यहाँ पे वाई की एटॉमिक नंबर क्या हो गई बच्चों, Z-2। अब वाई की मास नंबर की बात करो तो एक्स की मास नंबर कितनी थी ए और अल्फा की मास नंबर कितनी है 4। तो जब आपने अल्फा निकाला तो ये मास नंबर को 4 से घटा देगा। तो यहां y की जो मास नंबर हो गई दैट इज A-4, A-4। तो हम लोग ये सीखे कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन हो रहा तो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घटेगा, जैसे ये जेड था यहाँ Z-2 हो गया, और मास नंबर कितने से घटेगा 4 यूनिट से घटेगा, क्योंकि अल्फा की एटॉमिक नंबर 2 थी, मास नंबर 4 थी। मतलब अल्फा पे चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और उसकी मास 4 थी, राइट। तो अल्फा इमिशन का कंसेक्वेंस समझ गए हम लोग कि एटॉमिक नंबर को 2 से घटाएगा और मास नंबर को 4 से घटाएगा। अब आइए बीटा पार्टिकल के बारे में जानिए। बीटा पार्टिकल, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग बीटा माइनस या सिंपली बीटा से, बीटा। तो नीचे लिख लीजिए इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, बीटा पार्टिकल। ई माइनस लिख दिया है, सिंपली इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास आप लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती थी -1 और मास क्या होती थी 0। तो बीटा का भी चार्ज हो गया -1 और मास क्या हो गई 0। तो या तो आप बीटा -1 0 लिखिए या E-1 0 लिखिए या बीटा माइनस लिखिए। तो ये बीटा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। बीटा माइनस। तो चार्ज और मास बीटा पार्टिकल का आपको पता हो गया कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इज 0। अब देखिए कि अगर किसी अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस से बीटा इमिशन होता है तो बीटा इमिशन होने के बाद जो डाउटर न्यूक्लियस बनेगा, जो नया न्यूक्लियस बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या इंपैक्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एटम था X जिसकी एटॉमिक नंबर Z थी और मास नंबर A था, मास नंबर A था। इसमें से आप क्या कर रहे हो, बीटा इमिशन। तो बीटा इमिशन कर लो, बीटा इमिशन। अब ये Y में कन्वर्ट हुआ
तो देखो x की एटॉमिक नंबर कितनी थी, z, मतलब एटम x में, एटम x के न्यूक्लियस में z प्रोटॉन थे और एक प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके न्यूक्लियस में प्लस z पॉजिटिव चार्ज था, राइट। बीटा की अपनी चार्ज कितनी है बच्चों, -1, तो z से -1 को घटा दो, क्योंकि बीटा निकला है और निकलने को मैथमेटिकली आप क्या कहते हो, घटाना। तो z पॉजिटिव चार्ज था, उसमें से -1 चार्ज घटा दो, तो z -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो यहां पे y की एटॉमिक नंबर क्या हो गई, z+1। देखो बीटा की मास कितनी थी, 0, अभी लिखा हुआ है 0। x की मास कितनी है, a, तो a से 0 मास निकला, तो इसकी मास कितनी रहेगी बच्चों, a ही रहेगी। तो अब इससे आपको पता चला कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल निकलेगी तो एटॉमिक नंबर को एक यूनिट से बढ़ाएगी और मास नंबर अनअफेक्टेड रहेगा। तो बीटा इमिशन के दौरान एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ेगी और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज बीटा में कोई मास नहीं था, राइट। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब आओ गामा के बारे में जान लो। गामा पार्टिकल, नीचे लिख लेते, इट इज चार्जलेस as well as massless। ये चार्जलेस भी है, साथ साथ मासलेस भी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया गामा 00 या सिंपली गामा। गामा 00 और सिंपली गामा, मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस से गामा इमिशन होने पर उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसकी चार्ज भी 0 है और मास भी 0 है। अब आइए पॉजिट्रॉन के बारे में जान ले। पॉजिट्रॉन, इसको हम लोग बीटा प्लस से डिनोट करेंगे, बीटा प्लस, यहां लिखा है बीटा प्लस, तो लिख लीजिए इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, प्लस साइन दे दिया, भी लिख दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1, मास 0, ये कहा जा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इसकी चार्ज क्या हो गई, +1, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता था एक यूनिट नेगेटिव चार्ज,
पॉजिट्रॉन की चार्ज क्या कही जा रही, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बीटा प्लस 1 0, बीटा प्लस 1 0 मतलब चार्ज हुआ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मास हुआ 0, या सिंपली बीटा प्लस, या इसको लिख सकते हो E प्लस 1 0 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, राइट। अब है कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, तो पॉजिट्रॉन इमिशन होने पे जो नया न्यूक्लियस बनेगा, मिलेगा, डाउटन न्यूक्लियस, उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होंगे। तो फिर से यहां हमने लिखा x, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a, और यहां लिख दिया पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन, यहां से ये y मिला। अब y की एटॉमिक नंबर देखो, तो देखो तो x में एटॉमिक नंबर z थी, x की एटॉमिक नंबर z थी, मतलब इसके न्यूक्लियस में z प्रोटॉन था, और एक प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो z प्रोटॉन पे प्लस z पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब जो पॉजिट्रॉन है उसकी अपनी चार्ज है प्लस 1, पॉजिट्रॉन का इमिशन हो रहा, तो प्लस z से प्लस 1 घटा दोगे, तो प्लस z से प्लस 1 घटाओगे तो z माइनस 1 होगा। तो यहां पे इसकी एटॉमिक नंबर लिख दिया हमने z माइनस 1, और चूंकि इसकी मास क्या है बच्चों, 0 है, तो जो मास a का x का जो मास a था, y का भी मास वही होगा, बिकॉज जो पॉजिट्रॉन निकला दैट इज मासलेस, तो मास तो वही रह गया। तो ये 4 और पार्टिकल्स के बारे में जाना, इसके इमिशन के बारे में जाना। एक बार फिर से समअप कर लें कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन हुआ तो एटॉमिक नंबर को 2 से घटाएगा और मास नंबर को 4 से घटाएगा। अगर बीटा इमिशन हुआ या बीटा माइनस इमिशन हुआ, बीटा या बीटा माइनस उसको बोलते, तो एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ाएगा और मास नंबर अनचेंज्ड रहेगा। गामा इमिशन, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पॉजिट्रॉन इमिशन, एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ाएगा और मास नंबर अनचेंज्ड रहेगा। तो इन चारों बातों को जान गए आप। अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आओ। जैसे आप लोगों ने सीखा कि एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते, तो आपको आंसर पता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। रेडियो एक्टिविटी की घटना के लिए एटम का कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता, न्यूक्लियस, राइट। अभी आपने डिफिनेशन को देखा था कि फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो रेडियो एक्टिविटी की घटना के लिए एटम का जो पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट पोर्शन इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन कौन से पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब सवाल है कि एटम के न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन कैसे हो रहा। अल्फा जैसी कोई पार्टिकल तो एटम के न्यूक्लियस में नहीं थी, यस, अल्फा नेम की कोई पार्टिकल तो नहीं थी, लेकिन अल्फा था क्या, हीलियम का न्यूक्लियस था, और हीलियम का न्यूक्लियस था मतलब He2+ आयन 2 4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। मीन्स अभी समझा था कि अल्फा तो कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन हुआ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का। तो अल्फा इमिशन का मतलब हुआ किसी एटम के न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक साथ बाहर आ जाना, इसी को क्या बोल ले रहे, अल्फा इमिशन। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद था, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ बाहर आ गया,
तो उसी को आप क्या कह दिए कि एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ। अब आइए बीटा इमिशन। तो बीटा पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन को ही तो बीटा पार्टिकल कह रहे थे। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या थी? -1। मास क्या थी? 0। और इलेक्ट्रॉन जैसी कोई पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नहीं था। एटम के न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन जैसी कोई पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं था। तो फिर एक क्वेश्चन आया कि जब बीटा पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में है नहीं, तो वहां से एटम के न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का इमिशन कैसे हुआ? राइट? तो देखिए बीटा इमिशन के दौरान क्या होता है ये जानिए। लिखो ड्यूरिंग बीटा इमिशन। बीटा माइनस लिख देता, इमिशन। N01 P+1 1+E। तो बीटा इमिशन के दौरान उस अनस्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यह न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन इसको बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होता है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। न्यूट्रॉन की चार्ज कितनी थी? 0। राइट साइड में चार्ज को कैलकुलेट करो, +1 -1 क्या हो गया? 0। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में चार्ज बैलेंस है। लेफ्ट साइड में देखो मास कितनी थी न्यूट्रॉन की? 1। राइट साइड में मास देखो 1 + 0 1। तो चार्ज और मास दोनों बैलेंस है। राइट? तो यही होता है कि कोई न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और यही जो इलेक्ट्रॉन है यही तो बीटा पार्टिकल है। दिस गोज आउट। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस से क्या इमिट हुआ? बीटा पार्टिकल। यही जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि एक न्यूट्रॉन घटा और एक प्रोटॉन बढ़ा। यह तो बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया, इसी को तो बीटा इमिशन बोल रहे थे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो बदलाव हुआ बीटा इमिशन के दौरान, वो ये हुआ कि एक न्यूट्रॉन घटा है और एक प्रोटॉन बढ़ा। अब चूंकि न्यूट्रॉन की मास कितनी है बच्चों? 1। प्रोटॉन की भी मास कितनी है? 1। न्यूक्लियस के अंदर बदलाव यही था कि प्रोटॉन एक घटा है, सॉरी न्यूट्रॉन एक घटा है और प्रोटॉन एक बढ़ा है। और ऐसा होने से न्यूक्लियस के मास में कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि मास जितना न्यूट्रॉन का था, प्रोटॉन की भी मास उतनी ही है। राइट? तो बीटा इमिशन के दौरान मास में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आइए, न्यूट्रॉन घटा, प्रोटॉन बढ़ा। प्रोटॉन की संख्या को आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो चूंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ी है बीटा इमिशन के दौरान, एक बीटा पार्टिकल अगर निकला तो एक न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल, यही बीटा बाहर गया और न्यूट्रॉन के जगह पे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया। और एक प्रोटॉन बढ़ गया
इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया। तो अब आप पूरी बात समझ गए कि बीटा इमिशन कैसे होता है, जबकि न्यूक्लियस में बीटा जैसी कोई पार्टिकल पहले से अवेलेबल नहीं था। तो फिर न्यूक्लियस से बीटा इमिशन होता कैसे है? तो बीटा इमिशन के वक्त न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई में, और वो न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन गोज आउट लाइक बीटा पार्टिकल, और एक न्यूट्रॉन के बदले न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। और इसी वजह से जब बीटा इमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाती थी और मास में कोई चेंज नहीं होता था। तो ये बात आप पूरी तरह से समझ गए। अब आओ पॉजिट्रॉन इमिशन को भी समझ लो। लिखो ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन इमिशन। ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन इमिशन, तो पॉजिट्रॉन इमिशन के दौरान P+1 प्रोटॉन +1 न्यूट्रॉन 0 1 प्लस E+1 0। चार्ज और मास को देख लो, लेफ्ट साइड में चार्ज +1 था, राइट साइड में भी चार्ज +1 है। लेफ्ट साइड में मास 1 था, राइट साइड में भी मास 1 है, राइट। तो चार्ज और मास न्यूक्लियर रिएक्शन में बैलेंस है। अब ये जो E+1 0 लिखा हुआ है, यही तो पॉजिट्रॉन था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो दिस गोज आउट, यही बाहर निकला, इसको आप कह लेते हो पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ। न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ? एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज हुआ वो ये कि एक प्रोटॉन घटा और एक न्यूट्रॉन बढ़ा। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास है वो सेम है, तो पॉजिट्रॉन इमिशन के दौरान मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आओ एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर आप प्रोटॉन्स की संख्या को कहते हो। प्रोटॉन है कितना? एक प्रोटॉन का ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, तो एक प्रोटॉन घटा, बदले में क्या बढ़ा है न्यूक्लियस में? एक न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या को तो एटॉमिक नंबर कहते नहीं। तो हाँ, ये देखा हमने कि एक प्रोटॉन घट गया न्यूक्लियस में, तो उस एक प्रोटॉन के घटने से एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये सीखे थे, मैथमेटिकली वहां देखे थे, यहाँ पे एनालिटिकली समझ गए कि जब भी पॉजिट्रॉन इमिशन होगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन घटेगा और एक न्यूट्रॉन बढ़ेगा। चूंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन घटा, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 से घटेगी, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की मास सेम होती है, तो पॉजिट्रॉन इमिशन के दौरान मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सारी बातें आई थिंक आपने बेटर वे में ग्रास्प किया होगा, राइट। तो अब हम लोग पार्टिकल इमिशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करें। ये क्वेश्चंस क्वाइट ऑफन आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, आईआईटीज में भी आते रहते, और इवन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आते हैं, मेडिकल की भी एंट्रेंस में आते रहते। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको फिर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर द इमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय बीटा माइनस, मतलब बीटा पार्टिकल, फ्रॉम द एटम ऑफ x 90 to 238, the number of neutrons in the atom will be। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कोई एटम x है जिसकी एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। अब इससे क्या क्या हुआ है? एक अल्फा पार्टिकल निकला है और फॉलोड बाय एक अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद एक बीटा पार्टिकल निकला है।
तब कहा कि जो नया न्यूक्लियस मिलेगा उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बतलाइए। तो आइए इसको सोल्व करें। इसको फर्स्ट कह ले, फर्स्ट, इसको सेकंड कह ले। तो पहले फर्स्ट को हम लोग सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो आपका पेरेंट न्यूक्लियस या पेरेंट एटम X92 238 था, 238। इससे क्या क्या हुआ इसको दिखाइए। तो पहले क्या कहा है कि एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो यहां लिख दीजिए अल्फा इमिशन। देन क्या हुआ, फॉलोड बाय बीटा इमिशन, तो लिख दीजिए बीटा माइनस इमिशन, इमिशन। अब यहां लिख दीजिए कि ये वाई में कन्वर्ट हुआ। अब देखो अल्फा इमिशन अभी अभी सीखे थे आप कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घटेगी और मास नंबर 4 से घटेगी, और बीटा इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगी और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो 92 आपका एटॉमिक नंबर था, अल्फा इमिशन हुआ तो 92 माइनस 2 हो गया, राइट। बीटा इमिशन हो गया तो 92 माइनस 2 प्लस 1 हो गया। तो लिख दीजिए इसकी एटॉमिक नंबर Z थी और मास नंबर कह लीजिए A। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब आप निकाल लेंगे Y का, तो आपको मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएगा। तो लिखिए 92 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू Z, राइट। तो दिस इंप्लाइज 92 से 2 घटाओगे 90, प्लस 1 करोगे तो 91, तो Z इक्वल्स टू 91। अब मास को देखो 238 था, तो अल्फा इमिशन हुआ है 238 माइनस अल्फा इमिशन हुआ तो मास नंबर को 4 यूनिट से घटाएगा, तो -4 किया। बीटा इमिशन हुआ तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ, एंड दिस इक्वल्स टू A। तो दिस implies A equals to 234. Now number of neutrons equals to A minus Z। तो A तुम्हारा 234 था, -91 कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू 4 से 1 घटाया 3, यहाँ 13 से 9 घटाया 4 और 1 143। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ गए होगे आप। अब आओ इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहां से हटा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए पेरेंट न्यूक्लियस X। कोई पेरेंट न्यूक्लियस X था। पेरेंट न्यूक्लियस बोलने का मतलब वो न्यूक्लियस जिससे रेडियो एक्टिविटी की फेनोमेना हो रही है, और रेडियो एक्टिविटी होने के बाद जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा दैट इज कॉल्ड डाउटर न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस आपका X था, इसमें न्यूट्रॉन्स निकालना है, which gives N714 न्यूक्लियस आफ्टर 2 सक्सेसिव, मतलब 2 लगातार बीटा इमिशन वुड बी। इसको बीटा माइनस कर लो, सिंपली बीटा भी लिखा हुआ है तो मतलब हुआ बीटा, बीटा माइनस। तो 2 लगातार बीटा इमिशन हो रहा है, किससे? X से। पेरेंट न्यूक्लियस आपका X था, तो X से 2 लगातार बीटा इमिशन होने पे X किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? N714 में। तो इसका सॉल्यूशन,
अब इसको इक्वेशन के टर्म्स में लिख दो। आपका x था, मान लो कि एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था, दो लगातार बीटा इमिशन हुआ, तो बीटा इमिशन एंड देन बीटा इमिशन, बीटा इमिशन, दो लगातार बीटा इमिशन होने से ये किस में कन्वर्ट हुआ, N714, राइट। अब इसी को सोल्व कर लेना है। तो जैसे Z इसकी एटॉमिक नंबर थी, तो Z बीटा इमिशन हुआ है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगी, फिर एक बार बीटा इमिशन हुआ, फिर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगी, तो Z + 2 = 7। तो दिस इंप्लाइज Z = 7 - 2, मैं 5 लिख दिया। ये Z + 2 = 7 था, तो Z = 7 - 2 5। अब आओ मास नंबर में देख लो, तो A था बीटा इमिशन, नो चेंज इन मास नंबर, बीटा इमिशन नो चेंज इन मास नंबर, तो A = क्या आ गया, 14, तो A = 14। तो A भी निकल गया पेरेंट न्यूक्लियस का और Z भी निकल गया। तो अब A से Z घटा दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in parent nucleus, in parent nucleus equals to A कितना था 14, Z कितना था 7, 14 माइनस सॉरी Z कितना था 5, 14 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 9। यही आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, और आगे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। ये थर्ड क्वेश्चन को देखिए, लिखा द नंबर W, X, Y एंड Z ऑफ अ नेचुरली अकरिंग सीरीज आर रिलेटेड एज, नेचर में पाए जाने वाला एक सीरीज है जो ऐसे रिलेटेड है, मीन्स W माइनस अल्फा, माइनस अल्फा कहने का मतलब W से एक अल्फा इमिशन हुआ, राइट। तो W से एक अल्फा इमिशन होने पे W ट्रांसफॉर्म हुआ X में, X से माइनस बीटा माइनस, मतलब X से एक बीटा इमिशन हुआ, तो X ट्रांसफॉर्म हुआ Y में, और Y से अगेन बीटा इमिशन हुआ, माइनस बीटा माइनस लिखा हुआ, माइनस कहने का मतलब इमिशन हुआ, तो Y से बीटा इमिशन होने पे Y ट्रांसफॉर्म हुआ Z में। तो क्वेश्चन नीचे लिखा है द आइसोटोप्स अमंग द अबव आर, तो W, X, Y और Z में कौन से एक दूसरे से आइसोटोप है, राइट। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन थर्ड, लेट्स से कि W की एटॉमिक नंबर Z है और W की मास नंबर A है, तो W एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, राइट। इससे अल्फा निकाला आपने माइनस अल्फा, तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ X में। तो अब यहां आप लिखते चलिए, अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घटेगा, W की एटॉमिक नंबर कितनी है Z, तो X की एटॉमिक नंबर क्या हो गई Z -2। नाउ W की मास नंबर A है और A से अल्फा निकलने पे X मिला है, तो अब अल्फा इमिशन हुआ तो मास नंबर को 4 से डिक्रीज करेगा, तो X की मास नंबर आ गई A-4, A-4। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, माइनस बीटा माइनस। अब X किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है Y में, तो बीटा इमिशन जब होता था
तो बीटा इमिशन के दौरान एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करता था, तो Z-2 था X की एटॉमिक नंबर, 1 से इंक्रीज किया तो Z-2 + 1, तो क्या हो गया बच्चों, Z-1। मास नंबर X की A-4 थी, बीटा इमिशन होने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो मास नंबर तो A-4 ही रह गया। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट फिर बीटा इमिशन हुआ है, तो बीटा माइनस, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, जेड में, तो बीटा इमिशन हुआ तो एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ेगी, 1 से, तो इसकी एटॉमिक नंबर जेड कह लिया, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो मास नंबर कह लिया A-4। अब ये W, X, Y और Z सबकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता हो गई। पूछा क्या था कि W, X, Y और Z में आइसोटोप्स कौन से हैं। आइसोटोप्स आप किसे कहते हो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, दोज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आप देखो कि एटॉमिक नंबर W की Z थी, इसकी Z-2, इसकी Z-1, इसकी Z, तो मतलब जो Z था उसकी एटॉमिक नंबर तो सेम है W से। W की मास नंबर A थी और Z की मास नंबर A-4 है, तो आप देख सकते हो कि W और Z की एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो W और Z एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप्स। तो W एंड Z आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, ठीक है। हाँ, यहां जो हमने Z माना है एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को है, तो जनरली हम लोग एटॉमिक नंबर को Z से ही डिनोट करते। इसमें Z पहले से भी सिंबल के तौर पे यूज हुआ था, तो आप इस एटॉमिक नंबर को स्मॉल a कह लो, मास नंबर को स्मॉल b कह लो। तो यहाँ A-2, यहाँ B-4, यहाँ A-1, यहाँ B-4, यहाँ A और यहाँ B-4, राइट, वैसे भी कर सकते हो। अब आइए लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में, तो फोर्थ को पढ़िए। लिखा है एक्स ए बी मीन्स कोई आइटम X है जिसकी एटॉमिक नंबर A है और मास नंबर B है। A species emits firstly a positron, मतलब X ए बी से पहले क्या निकला है, पॉजिट्रॉन। तो आप इसको दिखाइए इक्वेशन के टर्म में, X था, एटॉमिक नंबर A था, मास नंबर B था, राइट। पॉजिट्रॉन का इमिशन हुआ है तो माइनस आप लिख दीजिए बीटा प्लस सिंबल हुआ पॉजिट्रॉन का, इमिशन था तो माइनस दिखा दिए, माइनस बीटा प्लस, राइट। देन 2 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल, तो अब दिखाइए -2 अल्फा, -2 बीटा, -2 बीटा, और फिर कहा देन 2 अल्फा एंड 2 बीटा एंड इन लास्ट 1 अल्फा इज ऑल्सो इमिटेड। तो अंत में 1 अल्फा और निकलता है, तो फिर आप यहां पे लिख दीजिए -अल्फा, और आगे पढ़िए 1 अल्फा इज ऑल्सो इमिटेड एंड फाइनली कन्वर्टेड इन YCD। तो अब ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, YCD में, राइट। सो करेक्ट रिलेशन इज, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें करेक्ट रिलेशन बतलाना है, मतलब X और Y के एटॉमिक नंबर में रिलेशन बतलाना है और साथ साथ X और Y के मास नंबर में भी रिलेशन बतलाना है, मतलब B और D के बीच रिलेशन बतलाना है और A और C के बीच रिलेशन बतलाना है। तो अब आइए यहां से देखते हैं, पहले एटॉमिक नंबर वाले रिलेशन को देखिए। A था X की एटॉमिक नंबर, तो A पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ तो एटॉमिक नंबर को 1 से घटाएगा, तो A-1,
पॉजिट्रॉन निकला, देन 2 अल्फा। तो एटॉमिक नंबर को 1 अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से घटती थी, तो 2 अल्फा निकला तो 4 से घटेगी, तो A-1 -4। देन 2 बीटा, तो 2 बीटा निकला तो एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगी, +2। देन अल्फा, लास्ट में एक अल्फा भी निकला है, तो फिर एटॉमिक नंबर 2 से घटेगी, और ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू C। इतना कुछ x में होने के बाद ये y में बदलता है, जिसके एटॉमिक नंबर C है, तो दिस इज इक्वल्स टू C। दिस इंप्लाइज A, ये 2 तो कैंसिल हो गया, A-5 इक्वल्स टू C। तो एक रिलेशन तो आ गया एटॉमिक नंबर वाला। अब B में देखिए, मास नंबर वाला रिलेशन को निकालिए। तो पॉजिट्रॉन का इमिशन हुआ, तो पॉजिट्रॉन इमिशन में मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो B-0। अब 2 अल्फा निकला है, तो -8 लिख दिया, क्योंकि 1 अल्फा के निकलने से मास 4 से घटता था, तो B-8। 2 बीटा भी निकला है, तो 2 बीटा के निकलने से मास में कोई चेंज नहीं हुआ, और फिर एक अल्फा निकला है, तो फिर मास 4 से डिक्रीज हुआ, तो B-8 - 4 इक्वल्स टू D चला आया, y के मास नंबर के बराबर। दिस इंप्लाइज B-12 इक्वल्स टू D। तो D इक्वल्स टू आ गया B-12 और C इक्वल्स टू आ गया A-5। अब इसमें खोजिए, तो फर्स्ट में C इक्वल्स टू A-4 था, तो ये तो नहीं हुआ। सेकंड में C इक्वल्स टू A-5, D इक्वल्स टू B-12, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसमें C इक्वल्स टू A-C है, A-6 है, तो ये गलत हुआ। यहाँ पे C इक्वल्स टू तो सही है A-5, लेकिन D इक्वल्स टू B-8 है, जबकि D इक्वल्स टू क्या आया है, B-12। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। तो दैट इज हाउ क्वेश्चंस ऑफ पार्टिकल इमिशन इज बीइंग सोल्व्ड। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन पार्टिकल इमिशन से रिलेटेड होगा, तो उसको आप सोल्व कर लोगे। थैंक यू।